वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 11 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है तेजस हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी इनिशिएटिव के बारे में। ये इनिशिएटिव प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करता है। यहाँ पर डेली बेसिस पे रिगरस लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वीकेंड में टेस्ट होता है, प्रीलिम्स के पहले भी टेस्ट होगा। सीसैट के लेक्चर्स इन वन गो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी आप कोई फर्दर डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में है। स्कीम तो काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लोकसभा में इस स्कीम के बारे में ये जानकारी दी कि 81% से ज़्यादा जो अकाउंट्स स्टैंड अप इंडिया स्कीम में खोले गए हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फंडामेंटल समझते हैं। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये था, उसी दौरान देखिए एक स्कीम स्टार्ट की गई थी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आप स्टार्टअप तो स्टार्ट करवाने वाले हैं लेकिन उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो जो वल्नरेबल सेक्शन था उसको टारगेट किया गया कि अगर वो कोई नया वेंचर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे मिल जाए। तो यहाँ पर बैंक लोन्स को फैसिलिटेट करने की तैयारी की गई किसी भी नए एंटरप्राइज के लिए। वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व हो। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर जो वल्नरेबल सेक्शन है उसे टारगेट किया गया, तो इस स्कीम का फ़ायदा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही उठा सकती हैं। जो बैंक लोन है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी भी है, जैसे जो SC, ST या फिर महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाह रही हैं तो उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो लोन होगा वो केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही दिया जाएगा। मतलब हरे भरे मैदान में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तभी आपको पैसे दिए जाएंगे। ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। ग्रीन फील्ड का मतलब हरा भरा प्रोजेक्ट नहीं होता बल्कि नया प्रोजेक्ट होता है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आप उस प्रोजेक्ट को लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि 4 कंपनी ऑलरेडी चल रही है, एक कंपनी उसी में और खोल ली और कहा कि नहीं हमको पैसा दे दो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, तो नहीं मिलेगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तभी पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कंपनी लगानी है तो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अकेले कंपनी लगा ले। अगर कई सारे लोग मिलकर कंपनी लगा रहे हैं तो जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उसे या तो SC, ST कम्युनिटी के लोग 51% कंट्रोल कर रहे हों या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके स्टेक जो हैं वो 51% से ज़्यादा होने चाहिए। जो बोरोवर्स होंगे उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले ही पैसा वैसा लेके खा चुके हैं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो डिफॉल्ट करने वाले इंडिविजुअल के तौर पे ना रिकॉग्नाइज किए जाते हो तो वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा ना। तो कितने टाइम में वापस करना होगा? 7 साल के भीतर ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एडिशनली 18 मंथ का एक मोराटोरियम पीरियड भी रखा गया है। इस स्कीम के ड्यूरेशन को 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। अभी चलती रहेगी स्कीम। जो लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS करंज के बारे में है। इंडियन नेवी को 3rd स्टिल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज मिल चुकी है। हाल ही में इसे कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो होती हैं वो ट्रेडिशनल सबमरीन्स होती हैं जिनमें डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर हमारी पहले भी लास्ट सेशन में बात हुई थी कि इस प्रकार की सबमरीन को इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि ये कम खर्च में बन जाते हैं और शैलो वाटर में इस्तेमाल करने के लिए बेहतर होते हैं। INS करंज जो है इसमें बेस्ट सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं दुनिया के। इसके पास एक पावरफुल डीजल इंजन है जो कि जल्दी ही बैटरीज को चार्ज कर सकता है और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तैयारी ये भी चल रही है कि जल्दी ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल इंस्टॉल किए जाएंगे इन सबमरीन्स में। हालांकि पहले करंज में नहीं इंस्टॉल किया जाएगा, पहले तो तैयारी जो है वो INS कलवारी की है। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। INS कलवारी को 2017 में इंडियन नेवी को दे दिया गया, कमीशन कर दिया गया। कंढेरी जो है वो 2019 में कमीशन हुआ और अभी हाल ही में करंज को भी कमीशन कर दिया गया। इसीलिए हमने कहा ये तीसरी जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसे कलवारी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। इसके अलावा बाकी की 3 जो हैं वो है INS वेला और INS वागीर। ये भी सी ट्रायल्स में है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और INS बख्शीर जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तैयार होगा। तैयारी तो ये है कि 2022 तक ये 6 के 6 कमीशन कर दिए जाएं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 था जिसके तहत ये 6 सबमरीन्स बनाई जानी थी। शिप का नाम जो करंज रखा गया है वो एक्चुअली में करंज आइलैंड है एक, जिसे उड़ान आइलैंड भी बोलते हैं।
ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मुंबई हार्बर के साउथ ईस्ट में इसकी लोकेशन है। इंडियन नेवी का वहाँ पर एक बेस भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में इस निधि को अप्रूव किया है। ये जो फंड होगा ये कोशिश करेगा कि इंडिया में यूनिवर्सल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर की ओर हम आगे बढ़ें, जिसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये फंड क्रिएट किया गया, ये नॉन लैप्सेबल है। यूजुअली जो फंड्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद खत्म हो जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, लेकिन ये लैप्स नहीं होगा। इसे एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में तैयार किया गया है ताकि हम हेल्थ इंफ्रा को बेहतर कर सकें, हेल्थ केयर को बेहतर कर सकें। अच्छी बात है, फंड में पैसा होगा, हेल्थ केयर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? सरकार हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाती है। सेस इज ए काइंड ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। तो यहाँ पर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेस लगा दिया जाता है। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो पैसा इस सेस में हेल्थ के लिए खर्चा किया जाना है उसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में डाल दिया जाएगा। डेफिनेटली इसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में पैसा ही पैसा हो जाएगा, डेफिनेटली। लेकिन इस पैसे को एडमिनिस्टर कौन करेगा? इस पैसे को एडमिनिस्टर किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अच्छी बात है कि इस निधि में पैसा ही पैसा है, लेकिन इस पैसे का हम करेंगे क्या? खैर, अभी कुछ खास सोचा नहीं है। कई सारी स्कीम ऑलरेडी चल रही हैं, उसी में इस पैसे को लगा देंगे। तो ये जो पैसा है इसका इस्तेमाल जो फ्लैगशिप स्कीम्स हेल्थ मिनिस्ट्री की द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके अलावा जैसे कोरोना जैसा अगर कुछ आ गया तो भी यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी लाइक कोरोना। तो ऐसी कंडीशन में भी इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम कोई और अगर फ्यूचर में प्रोग्राम एंड स्कीम लेकर आते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल है, जिसमें हेल्थ को लेकर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, या नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 है उसमें कोई इनिशिएटिव लिया गया तो भी इस पैसे का इस्तेमाल हम वहां कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिप्थीरिया के बारे में है। रिसर्चर्स ने यह पाया कि जो डिप्थीरिया है, जिसे आप सामान्य भाषा में कई बार गलघोटू भी कह दिया करते हैं, ये अब धीमे धीमे रेजिस्टेंट हो रहा है कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स को लेकर। हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर वैक्सीनेशन भी काम ना करे। ये तो चिंता की बात है। लेकिन ये फैलता कैसे है? मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इसे एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसे कहा जाता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसका प्रभाव कैसा होता है? यहाँ पर आपको जो थ्रोट होता है वो सबसे पहले इन्फेक्ट होता है और जो सांस की नलियाँ होती हैं प्रभावित होती हैं। वहाँ पर जो टॉक्सिन होता है वो ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगता है। जो ये बैक्टीरिया है वो आपके थ्रोट में एंटर तो कर जाता है, लेकिन 2-4 दिन तक वो प्रभावी नहीं होता। ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जहाँ पर वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से प्रभाव डालना शुरू करता है। सोर थ्रोट, गले में खराश महसूस होगी, हल्का बुखार आएगा और जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाएंगे, जिसके बाद वहाँ पर एक झिल्ली जैसी मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है डेड टिश्यूज़ का। इसकी वजह से जो टॉन्सिल और थ्रोट है वो प्रभावित होता है, सांस लेने में और थूक निगलने में दिक्कत होने लगती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे कि हमने बात की, ये ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, तो माता पिता या फिर जो घर के बड़े लोग हैं वो कई बार बच्चों को प्यार से चूम लिया करते हैं। अगर उनके पास ये बैक्टीरिया है तो बच्चे को प्रभावित करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने छींका या फिर खांसा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो भी वो बच्चे को प्रभावित कर सकता है। ऐसी कंट्रीज जो डिप्थीरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है, वहाँ ये ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये छोटे छोटे पैचेस में फैलता रहता है। फर्टिलिटी रेट 5 से 10% है, मतलब 5 से 10% बच्चों की या लोगों की जो भी इससे प्रभावित होते हैं उनकी मौत हो जाती है। ज़्यादातर प्रभाव छोटे बच्चों में होता है, यंग चिल्ड्रन में होता है। डिप्थीरिया जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। और कई बार एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को ही मार दिया जाए। वैक्सीनेशन भी होता है जिसमें बैक्टीरियल टॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये टॉक्सिसिटी को कम करता है। इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यूजुअली वैक्सीनेशन में होता ही है। जो वैक्सीनेशन होता है उससे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी कि जो बीमारी है वो भी काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। हालांकि अभी भी जो डिप्थीरिया है वो एक महत्वपूर्ण हेल्थ प्रॉब्लम है चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, खासकर ऐसे देशों में जहां पर इम्यूनाइजेशन कवरेज अच्छा नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डंपिंग इनर्ट वेस्ट इन भट्टी माइंस के बारे में है।
रिज मैनेजमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अभी ये डिसाइड किया है कि वो एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे। इस बारे में जो प्रस्ताव है वो एसडीएमसी के द्वारा दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि जो इनर्ट मटेरियल है हम उसे भट्टी माइंस में डंप कर देते हैं। ये भट्टी माइंस जो है वो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम कोई इनर्ट मटेरियल डंप करने वाले हैं, तो इससे तो वहां के फ्लोरा और फौना को नुकसान हो सकता है। नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि इनर्ट मटेरियल क्या होता है। देखिए, इनर्ट मटेरियल एक प्रकार का ऐसा वेस्ट होता है जो ना तो बायोलॉजिकली और ना ही केमिकली रिएक्टिव होता है। मतलब इससे फ्लोरा और फौना के नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। ये या तो डिकम्पोज होता ही नहीं है या बहुत धीमे धीमे डिकम्पोज होता है। आप समझ लीजिए इसमें आता क्या है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डेमोलिशन मटेरियल जैसे गिट्टी, पत्थर, ईंटें, लकड़ी, सीमेंट के कंक्रीट, डामर के कंक्रीट, मेटल, कुछ ट्री ब्रांचेस, बॉटम ऐश फ्रॉम जो कोल फायर्ड बॉयलर्स होते हैं या फिर कोल फाइंस के वेस्ट। अब ये बहुत नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब अगर आप इन्हें कहीं डंप भी कर देंगे तो ये आसपास की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए इन भट्टी माइंस में इनको डाला जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए आप, ये है इंडिया। और इंडिया के मैप में यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आपको दिख रहा होगा दिल्ली। दिल्ली का ये बड़ा मैप है। इसके सदर्न पार्ट में यहाँ पर है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसलिए ये असोला भट्टी नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कई सारी भट्टी है। भट्टी का मतलब ये है वहाँ से सैंड्स यानी कि बालू निकाली जाती थी। तो बालू के निकालने के बाद वहाँ पर कई सारे गड्ढे बन गए हैं। उन्हीं गड्ढों में अभी ये प्लान चल रहा है कि इस इनर्ट वेस्ट को डंप कर दिया जाए। ये प्लानिंग चल रही है। ये जो वेस्ट होगा ये थ्रेट नहीं पहुंचाएगा एनवायरमेंट को या फिर एनिमल या प्लांट के हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ वाटर कोर्सेज को भी प्रभावित नहीं करेगा। हाउएवर, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं जाता है तो बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर माइंस के जो खाली इलाके हैं, भट्टी माइंस जो है जहाँ से रेत निकाल ली गई है, वो उन खाली जगहों को इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 32.71 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो सदर्न दिल्ली रिज का एरिया है अरावली हिल रेंजेस का, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। मैप में लोकेशन हमने देख ली है। जो अरावली हिल रेंजेस होते हैं वो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम माने जाते हैं वर्ल्ड के, जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर इसकी रिजेस फैली हुई हैं। लगभग 1 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया है, मतलब वहां पर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लोरा और फौना दोनों प्रकार की बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस मिलेंगी। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज भी मिलेंगे। सेंचुरी में लगभग 200 स्पीसीज रेसिडेंट या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स की भी देखने को आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं इस रिज मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में। ध्यान दीजिए, जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे तो सबसे पहले कहा गया था कि जो ये रिज मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं ये कह रहे हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाएंगे। वो इस बात को कंसीडर करेगा कि भट्टी माइंस जो हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वहां पर इनर्ट मटेरियल डंप किया जाए कि ना किया जाए। तो आखिर ये रिज मैनेजमेंट बोर्ड है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में एक केस हियर किया था, एमसी मेहता केस था। वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली रिज का इलाका है आप उसके प्रोटेक्शन के लिए एक मैनेजमेंट बोर्ड बनाइए। इसी के रिस्पॉन्स में 6 अक्टूबर 1995 को रिज मैनेजमेंट बोर्ड को बनाया गया। अभी दिल्ली रिज है क्या? सबसे पहले तो दिल्ली रिज ही आप समझ लीजिए। देखिए, ये अरावली रेंजेस हैं। अरावली रेंजेस का जो नदन पार्ट है यहां पर आपको दिल्ली में दिल्ली रिज मिलेगी। ये दिल्ली का मैप है। ये जो पूरा आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं ये दिल्ली रिज के पैचेस हैं। अब रिज का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी रॉकी एलिवेशन मतलब चट्टानों से बनी हुई कोई ऊंची आकृति, अगर उसकी ऊंचाई 900 मीटर से ज्यादा हो तो आप उसे माउंटेन कहते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। कई सारे माउंटेन हो तो आप उन्हें माउंटेन रेंज कहते हैं। लेकिन अगर कोई रॉकी एलिवेशन है जिसकी हाइट 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है, तो हाइट कम है तो आप उसे माउंटेन नहीं कहते, रदर आप उसे कहते हैं हिल यानी कि पहाड़ी। लेकिन अगर कई सारी पहाड़ियां हों जो 300 से 900 मीटर के बीच हों तो उन्हें कहा जाता है रिज, ठीक है। तो ये अरावली जो रेंज है उसका नदन पार्ट जो है वहां पर कई सारी हिल्स मिलती हैं दिल्ली में। तो कई सारी हिल्स का जो ये कलेक्शन है उसे ही हम रिज कहते हैं। इसमें जो हिल्स होती हैं वो मोर और लेस इक्वल साइज की होती हैं या फिर इक्वल शेप की होती हैं। तो ये बना दिया गया। इसमें मेंबर्स की बात करें, ये जो बोर्ड है इसमें एक चेयरमैन होते हैं जो कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो होते हैं। एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके जो हेड होते हैं वो उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसमें कुछ
एनजीओज के भी मेंबर इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से देखरेख कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में लोकसभा को कहा कि हम साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि साइबर हाइजीन प्रमोशन कर सकें। मतलब जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं वहां पर जो भी कंटेंट स्प्रेड हो रहा है वो हेल्दी हो, खराब ना हो, एंटी नेशनल ना हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने वाला ना हो। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, जिसे I4C भी बोलते हैं। 4 इसलिए क्योंकि इसमें 4 C हैं, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। ये है क्या? देखिए, ये जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करें और जो साइबर क्राइम है कंट्री में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। स्टेट का या यूटी का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मदद दें। फीचर्स में यह है कि जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है उसमें कोई भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर कर सकता है एज ए साइबर क्राइम वॉलंटियर। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, वॉलंटियर का मतलब ही यही होता है ना। इसके बाद आपको भी अगर कोई ऐसा पोस्ट मिलता है, कोई वीडियो मिलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, रिपोर्ट कर दीजिए। इलीगल या फिर अनलॉफुल कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में इससे एजेंसीज को मदद मिल जाएगी। अब अनलॉफुल कंटेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कंटेंट जो देश की सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ है, डिफेंस ऑफ इंडिया के खिलाफ है या इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, किसी हमारे दोस्त जो देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन को खराब करता है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या फिर कम्युनल हार्मनी को खराब करता है, या चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल स्प्रेड किया जा रहा है, इन सब को यहाँ पर अनलॉफुल कंटेंट माना जाएगा। इसके खिलाफ जो वॉलंटियर्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन वॉलंटियर्स को कुछ एहतियात बरतनी होगी। लाइक वो सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के नाम से कोई अकाउंट नहीं बना सकते, वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जिसमें किसी को आपको ये बताना नहीं है कि आप ये साइबर क्राइम वॉलंटियर हैं। आप इसलिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोई भी स्टेटमेंट या अपना ओपिनियन इस प्रोग्राम के नाम से एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं इस प्रोग्राम का पार्ट हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी कि आप इस प्रोग्राम के वॉलंटियर हैं। बस आपको एकदम शांति से रिपोर्ट कर देना है अगर कुछ गड़बड़ आपको दिखता है तो। अगर आपने रूल्स को नहीं फॉलो किया तो आपको एज ए वॉलंटियर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और बाद में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो इस प्रोग्राम के खिलाफ है तो। मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो सावधानी बरतिएगा। खैर, बात करते हैं I4C के बारे में। 2018 में स्टैब्लिश किया गया था, सेंटर है ना एक, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये एक नोडल पॉइंट होगा नेशनल लेवल पे ताकि हम साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ सकें। इसमें 7 की कंपोनेंट हैं: नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेटिव सेंटर। ये सभी इसके पार्ट हैं। इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है। ठीक है। हमारा लास्ट आर्टिकल मियावाकी टेक्निक के बारे में है। मुंबई के ईस्टर्न सब अर्ब का जो एरिया है वहां पर अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया गया मियावाकी टेक्निक का इस्तेमाल करके। कई बार यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछती है, मियावाकी टेक्निक इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है ना? ये एक प्रकार की अफॉरेस्टेशन टेक्निक है। देखिए, यूजुअली अगर आप जंगल लगाएंगे तो जंगल को बड़ा होने में, तैयार होने में, वेल डेवलप्ड होने में 200 से 300 साल का समय लग जाता है। लेकिन इस टेक्निक से आप महज 20 से 30 साल में डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आइडिया तैयार किया गया था अकीरा मियावाकी के द्वारा। जापानीज बॉटनिस्ट थे। 1980 में इन्होंने ये जो दशक था वहां पर, उस दौरान इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसमें छोटे एरिया में फॉरेस्ट को तैयार कर दिया जाता है। 2 से 3 साल में वो फॉरेस्ट इस कंडीशन में आ जाता है कि सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। फिर आप पानी खाद देने मत जाइए, वो डेवलप होगा जैसे कि फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। 3 लेयर्स तैयार की जाती हैं। जैसे नीचे कुछ श्रब्स वगैरह लगा दी जाएंगी, फिर मीडियम हाइट के पेड़ लगा दिए जाएंगे और फिर बड़े कैनोपी वाले ट्रीज लगा दिए जाएंगे। आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस एरिया में कौन सा पेड़ उगता है और फिर उन चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिकली लगाया जाता है। अब इससे होता यह है कि चूंकि जो सनरेज है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि 3 लेयर्स तैयार की जाती हैं, तो जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक बना रहता है। लोकल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को इवेलुएट किया जाता है, तब रिकमेंड किए जाते हैं कि कौन से पौधे किस लेवल पे लगाए जाने हैं। बाकी शुरुआती दौर में जो सड़ी हुई घास है, मल्चिंग करके आप उसकी जो नेचुरल वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक राइस हस्क, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, काउ डंग, ताकि इनिशियल ग्रोथ अच्छी हो जाए। 2 से 3 साल बाद वो वेल रेडी हो जाएंगे, वो अपने आप अपना सारा काम देख लेंगे और 20 से 30 सालों में वहां पर आपको एक डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अर्बन एरियाज में ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मियावाकी टेक्निक। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। INS करंज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। डिप्थीरिया, बैक्टीरियम, ट्रेपोनेमा, पैलिडम के द्वारा कॉज होता है। साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मियावाकी टेक्निक एक इफेक्टिव पैडी कल्टीवेशन टेक्निक है। बताइए
कौन सा सही है कौन सा गलत है, जवाब कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में फिर यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।